1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। हीरो होंडा प्रस्तुत करते हैं हम लोग। नमस्कार, हम लोग बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। आम बजट जो है उससे क्या उम्मीदें हैं आम आदमी को, जिसके नाम पर, जिसके नारे पर ये यूपीए की सरकार बनी है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में राजनीति के क्षेत्र से, कॉरपोरेट क्षेत्र से, उपभोक्ता क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, सब जगह से लोग मौजूद हैं। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ में हैं कांग्रेस की ओर से, मोहम्मद सलीम सीपीआईएम के नेता, जय पांडा बीजेडी के एमपी, डॉक्टर रीना रामचंद्रन जो कि शिक्षा क्षेत्र से हैं, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ हैं, विवेक भारती पेप्सिको कंपनी से, और पृथ्वी हाल्दिया प्राइम डाटाबेस से, कॉर्पोरेट सेक्टर से। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास में अब कोई बहाना नहीं है कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है और इसलिए हम बजट में वो चीजें नहीं कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। सरकार मजबूत है और इसमें प्रणब मुखर्जी जो है उनका पिटारा क्या खोलेगा। पहले जनता से पूछते हैं कि उनके सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट से क्या है। कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, मार्केट में मंदी है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे उनके क्या है। जल्दी से आप लोगों से पूछता हूं, आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई है। आपको क्या लगता है? महंगाई। आपको क्या लगता है? एजुकेशन। एजुकेशन, महंगाई एजुकेशन। आपको क्या लगता है? कृषि का है, कृषि की दर है 3%। कृषि की विकास दर, कृषि की विकास दर। और बताइए, आप लोग बताइए। आप जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही कि रोटी, कपड़ा और मकान किस हद तक सस्ता हो सकता है। सस्ता हो सकता है। महंगाई यानी फिर से यहाँ पे बात आई, आप बताइए। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए। इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए। एजुकेशन। तो जल्दी से देखते हैं कि ये क्या मुद्दे हैं, बजट इससे कैसे निपट सकता है। एक नजर हम डालते हैं महंगाई जो है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई का क्या हाल रहा है पिछले 4 साल में। आंकड़े में ये के बारे में ये कहा जाता है कि आंकड़े की अगर पिटाई की जाए तो वो बोलने लगता है जो उससे बुलवाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर के अब तक 4% महंगाई की ये 3 चीजें हैं। ग्रामीण हरा वाला है, थोक जो है ये नीला वाला है, और लाल जो है ये उपभोक्ता है। इसमें मजे की बात यह है कि सरकार कह रही है इस समय इन्फ्लेशन 0% हो गया है, ये थोक सूचकांक है। लेकिन उसी सरकार का ये आंकड़ा जो है निकाला गया है आर्थिक सर्वे से, उसी सरकार के आंकड़े में कहा गया है कि जो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अभी भी 8% पे चल रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो ग्रामीण उपभोक्ता का रूरल एरियाज का है वो अभी भी 8% से ऊपर 9% पे महंगाई की मार चल रही है। ये पूरे के पूरे 4 साल के आपके एवरेज जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन जो है 0 है तो चीजों के दाम जो है वो नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो अभी आप देख लीजिए जल्दी से कि चीजों के दाम नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। पिछले 5 साल में जो दाम बढ़े हैं चीजों के खाने पीने की, वो ये हैं आर्थिक सर्वे के अनुसार। असली महंगाई की दर ये है कि मसूर की दाल 38% हर साल बढ़ी है, चीनी 24% हर साल बढ़ी है, चावल 21% हर साल बढ़ा है, अरहर की दाल 16% हर साल बढ़ी है, और दूध 13% हर साल बढ़ा है, सरसों का तेल 21% बढ़ा है, और नारियल तेल 18% बढ़ा है। मणिशंकर अय्यर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रणब मुखर्जी साहब के सामने है। क्या उनको इसके ऊपर ध्यान सबसे ज्यादा देना चाहिए? ध्यान तो वो देंगे ही, और ये जो अभी आप बता रहे हैं शायद आपके लिए नई चीज हो, लेकिन पिछले 60 साल से जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो WPI के लिए होता है, और कि हम सब जानते हैं कि हमेशा से जो उपभोक्ता के लिए जो दर है और जो कि ग्रामीण इलाके के उपभोक्ता के दर है वो हमेशा इससे ऊपर होता है। तो मुझको नहीं लगता है कि ये कोई नई चीज है, ये ऐसी परिस्थिति रही है। और अफसोस की बात है कि रिटेल प्राइसेस अब तक नीचे नहीं आए। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जब तक कि होलसेल प्राइसेस पर कब्जा नहीं किया जाए तब तक रिटेल प्राइसेस को कम करने का कोई संभावना नहीं है, और कि हम रिटेल प्राइसेस से शुरू नहीं कर सकते हैं, होलसेल प्राइसेस से ही करना है। तो शुक्र है
और मेरे ख्याल में इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए सरकार को कि WPI को तो कम से कम उन्होंने कम कर दिया है। अब बाकी पर जो कदम उठाना है, अब मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रणबदा कुछ हमें बताएंगे इसके बारे में अपने बजट में। प्रणबदा बताएंगे। और मोहम्मद सलीम साहब, आपको क्या लगता है? आपने ये मुद्दा चुनाव से पहले भी आपने उठाया। शुरू से हम ये मुद्दा उठाते आए हैं और वर्षों से ये कह रहे हैं कि सरकार जब कहती है कि मुद्रास्फीति में हमने पूरे काबू में ले आए, दरअसल वो एक मिसनोमर है। हकीकत तो ये है कि हम जब बाजार में जा रहे हैं, रोजाने के जो सामान खरीद रहे हैं और हफ्तेवार जो खरीद रहे हैं और महीनावार जो खरीद रहे हैं, उसकी कीमत को देखना पड़ेगा। महंगाई और मुद्रास्फीति दोनों में फर्क है। चूंकि पूरे आर्थिक मंदी है, बाजार खराब है, ऑर्डर ज्यादा हो रहे नहीं है, तो डिफ्लेशन भी हो सकते हैं। लेकिन आपके बास्केट में वो तमाम सामान है जो शौकीन चीज है, जो इंपोर्टेड गुड्स है, जो कीमती सामान है, और हमारा चावल, दाल, गेहूं, चीनी भी है। आप दोनों को मिलाकर कहते हैं कि मैं देखो कितना महंगाई हो गया, लेकिन इस तरह से आप तोड़ के अगर दिखाओ, जैसे आपको कहा आंकड़ा, तो हम जितने जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, जो रोजाना सामान खरीद रहे हैं बाजार से, उसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है। गौर करने लायक है कि 4-5 साल के हमने आंकड़े आपको बताए। इस तरह की महंगाई के बावजूद ये सरकार जीत कर वापस आई है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि महंगाई के बावजूद सरकार जीत सकती है। जय पांडा साहब, क्या आपको लगता है सरकार ये कहेगी कि अरे क्या रखा है, हमने जो काम किया ठीक है, हम जीत के देखिए वापस आ गए हैं, महंगाई अगर चल रहा है चलने, तो क्या प्रॉब्लम? अगर उनका एटीट्यूड वैसे होगा तो वो पछताएंगे। हर सरकार कहता है कि वो आम आदमी के लिए बजट बनाते हैं, लेकिन आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिखाए, इसमें से क्लियर पता चलता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी तक कमी नहीं है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे मणिशंकर जी ने कह रहे थे, वो किसको अफेक्ट करता है? जो उद्योगपति कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो 2 साल पहले उनको इस्पात मिलने में बहुत दिक्कत होता था, इस्पात का दाम बहुत होता था, अभी कम गया है, तो उनके लिए ये फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना कमे, आप ऑडियंस से सुन रहे थे, सबका माइंड में यही है कि दाल का दाम, वेजिटेबल्स का दाम, राइस का दाम, ये करना चाहिए। तो अगर ये सरकार इफ इट डज नॉट टेक स्टेप्स इमीडिएटली ऑन दीज मेजर्स, मुझे तो लगता है ये जीत का जो मजा 3-4 महीने में उतर जाएगा। बजट से पहले 2 रोज पहले आप रात के देर में 12 बजे बना देते हैं। हम जब समर्थन कर रहे थे, हम उससे जब झगड़ा कर रहे थे, आप कहते थे क्यों दबाव डाल रहे हो, लेकिन उस वक्त चर्चा हो रही थी 2 महीना 3 महीना क्यों, कितना बढ़ना चाहिए। ये जो आधी रात को बढ़ा देना, पेट्रोल पंप में नोटिस लगा देना, तो बजट का मानी क्या है? आप तो पिछली दफा से कीमत बढ़ा दे रहे हो। मैं तो पेट्रोलियम मंत्री रहा हूं, आप तो रहे। हमेशा अर्धरात्रि में ही बढ़ता है और ये कोई नई चीज नहीं है। और ये सलीम साहब इसमें माहिर हैं कि लोगों को गुमराह करें ऐसे कुछ निकाल कर, और हमेशा बजट के बाहर ही होता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है। जो आम हमेशा करते हैं वही हुआ है इस बार। ये चोरी नहीं है, सीधा चोरी है। बताइए, पेट्रोलियम के दाम अब हमारे मुल्क में, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, बहुत से एक मिनट हमने कंट्रोल में है, इसीलिए बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। और हमने कहा कि आज जबकि हम देखते हैं कि तेल का जो कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसका दाम $80 से ज्यादा चला गया है, और कि इसका नतीजा बहुत बुरा है हमारे पेट्रोलियम कंपनियों पर, तो सोचा कि कम से कम पेट्रोल, जो कि ज्यादातर, मैं सब उपभोक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो उपभोक्ता है उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का समस्या नहीं है, और डीजल के लिए भी, क्योंकि बिजनेस में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, सोचा कि इनके दाम हम बढ़ाएं। लेकिन अब भी LPG और केरोसिन पर वही उसी प्रकार का नियंत्रण है जो कि अरसों से आते जा रहा है। और मुझको नहीं लगता है कि यदि कभी खुदा ने या जनता ने इनकी पार्टी को इजाजत दी सरकार चलाने के लिए कि इसको बदलेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप देखिए जो सेल्स टैक्स ये लोग लगाते हैं वो बढ़ते जाता है, और शिकायत करते हैं केंद्र से। इनको दाम कम करना हो तो जहां भी ये सत्ता में है, ये सेल्स टैक्स को सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे सूखा के टाइम में है, पंप चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए और सामान ढोने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, और सीधी सब्जियों की कीमत जो है वो डीजल की कीमत से फर्क पड़ता है। इतना फिक्र हो तो बंगाल में भी कोई कृषक है जो कि आपके खिलाफ नहीं है, उनके खातिर आप कृपया सेल्स टैक्स को कम कीजिए। पहले वो एक मिनट आपसे पूछना चाहूंगा, उपभोक्ता के नाते क्या आपको लगता है कि उपभोक्ता को कोई मतलब नहीं है? देखिए, जो भी सरकार में होते हैं, हमने ये देखा है, जब थोक मूल्यांक गिर रहा होता है तो उस पर फोकस कर देते हैं, और जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिर देता है तो उस पर फोकस कर देते हैं। चित भी मेरी और पट भी मेरा। सही बात।
हमें चिंता यह है कि जिस लास्ट ईयर इस टाइम पे थोक मूल्यांक जो आप जो जीरो दिखा रहे हैं वो बहुत ऊपर था, 12% पहुंच गया, 12% ये कंट्रोल किया, ये सराहनीय है। परंतु मुझे यह बताइए, जिस देश में थोक दाम तो नीचे जा रहे हो और परचून के दाम ऊपर जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परचून के बाजारों में जो कंपटीशन होना चाहिए वो सरकारी नीतियां नहीं ला पाई हैं, और इसमें दोष सबका है, इनका भी है और इनका भी है, केंद्र सरकार का भी है और प्रदेश सरकारों का भी है, क्योंकि डायरेक्ट टच प्रदेश सरकारों का है मार्केट्स पर। रिटेलर्स को सिर पे चढ़ाया हुआ है। लेफ्ट की पॉलिसी है रिटेल में कंपटीशन ना हो, और रीजनल पार्टीज की पॉलिसी है ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करो, वोट बैंक है, कंज्यूमर की हजामत हो जाए 11% 12%। और कंज्यूमर वोटर भी है ना, आप तो क्या नहीं, अय्यर साहब कह रहे हैं, कंज्यूमर वोटर नहीं, अय्यर साहब कह रहे हैं 60 साल से होलसेल प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन माना जाता है। ठीक है, ये कौन सी परिभाषा है? अपनी हिस्ट्री खुद ही देख लीजिए। हर साल इनकी सरकार या जो भी सरकार रही है, सरकारी एम्प्लॉइज की तनख्वाह होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं बढ़ाई जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ाई जाती है, जो डीए पेक होता है। तो क्या ये हमको समझाना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होलसेल प्राइस है? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। समझ लीजिएगा कि WPI का अपना अर्थ बनता है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस बास्केट में इन चीजों के अलावा और भी है। इसीलिए कारण है कि कई सारे दाम कम हुए, यहां 8% दिखा रहे हैं और मसूर का दाल 38 या कुछ है। तो हमें यह समझना है कि जब थोक जो है, जब वो 12% का था, तब उपभोक्ता का जो दर था वो भी उससे ऊंचा था। तो ये सब चीज नीचे गिर रहे हैं, और जबकि आप इसको देखते, इसी चार्ट को देखिएगा, जब थोक नीचे सबसे पहले वो शुरू हुआ, उसके तत्पश्चात उपभोक्ता का दर गिरने लगा, और अब ग्रामीण उपभोक्ता का गिरने लगा है। तो पहले आप थोक को नियंत्रण में ले आइए, उसके बाद बाकी खुद ब खुद आ जाए। उन्होंने एक सवाल किया था स्टेट्स के बारे में, आपकी सरकार चल रही है उड़ीसा में, इशारा करके कह रहे थे कि रीजनल पार्टीज रिटेल को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सही नहीं है। आप अगर देखिए, मेरा राज्य से उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं, ये जो मुद्दा है इन्फ्लेशन की, दिस इज एन अर्जेंट क्राइसिस, लेकिन ये अर्जेंट क्राइसिस को सॉल्व करते करते वी मस्ट नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। ये ओवरनाइट नहीं हुई है, एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड ओवरनाइट। इन उड़ीसा हमने 850 करोड़ खर्च करके जो फूड सिक्योरिटी एक किए हुए हैं, राइस सब्सिडाइज्ड करके गरीब लोगों को पहुंचाते हैं, लेकिन टू मेक दैट पॉसिबल हमें 5-6 साल के लिए नीति नियमों बदलाने के, वी हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, एंड अनलेस यू टेक केयर ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विच विल have results in the next 5 years and 10 years, you cannot have a solution for these things. क्योंकि इस सरकार के बाद में बड़ी बात यह है कि 5 साल इस सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों की जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव है, वो बनाने का समय मिला है। अब उसके ऊपर अगले 5 साल में इमारत बनना जो है वो शुरू होगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहानेबाजी जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात इस समय जो है, जो कि वैश्विक स्तर पर है, वो है मंदी की। मंदी से हिंदुस्तान के विकास पे क्या असर पड़ा है, और साथ ही कृषि, जो कई लोगों ने यहां मुद्दा उठाया, वो बहुत मुद्दा है। कुछ दिन में जब हाजिर होंगे हम लोग बजट स्पेशल में, तो हम बात करेंगे कृषि और विकास दर के रिश्ते के बारे में। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। बजट हम लोग में फिर आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां जो जिनकी बात कर रहे हैं, वो चुनौती है कि किस तरह से देश की विकास दर को मंदी के दौरान काबू में रखना है और उसको नीचे नहीं गिरने देना है। अगर देखा जाए तो देश में इस समय असर उतना नहीं पड़ा है आर्थिक मंदी का वैश्विक स्तर पर, जितना कि लोगों को डर था, और उसके ऊपर अब उसे आगे बढ़ाने की बात हो रही है। हम अगर नजर डालें जल्दी से पिछले 5 साल के आंकड़ों पर, तो विकास दर आपको लगा है कि 2004 में 8.3, कृषि में 0। यहाँ पर ये कृषि का आंकड़ा जो है मैं इसलिए रखा है कि हमारे मुल्क के कोई 70% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, और गांवों से बहुत ज्यादा इस बार सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिला था, वहां से लोग जीत करके आए हैं। 2005 में 9.3, 5.8 कृषि दर, 2006 में 9.7। पहली बार मुल्क में ऐसा हुआ है कि लगातार 3 साल 9% से ज्यादा ग्रोथ रही है। लेकिन कृषि अगर आप देखें तो 4%, 4.9%, और 2008 पिछले साल में 6.1%। मंदी का असर साफ यहां पे दिखाई देने लगा है, और कृषि में 1.6%। और इस सब का असर जो पड़ा है, वो पड़ा है देश में फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा जो है 1.25 लाख करोड़, 1,46,000 करोड़
1,42,000 करोड़ 2006 में थी और 2007 में 1,26,000 करोड़। और अंत में पिछले साल में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये बिल्कुल दुगना हो गया है फिस्कल डेफिसिट और 3,26,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि सरकार के सामने बहुत बड़ी क्राइसिस है फिस्कल डेफिसिट निपटने की। हालांकि अगर जीडीपी में रेशियो देखें तो इतनी ज्यादा क्राइसिस नहीं है, 2.5% के आसपास है। आपको क्या लगता है? ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जबकि दुनिया में इतनी बड़ी एक वित्तीय संकट आई है, एक आर्थिक संकट आई है, तो हम पर भी उसका कुछ असर पड़ेगा। लेकिन जहां की मेरे जैसे लोग सोच रहे थे कि इसका बहुत भारी प्रभाव होगा हमारे देश पे, मैं देख रहा हूं अब की जो हमारे आर्थिक वैज्ञानिक हैं, दानिश्वर जो हैं, उन्होंने जो बताया कि हमने अपने को बचाने के लिए कुछ सही कदम उठाए हैं, वो सही लग रहा है। तो इसका नतीजा ये है कि आप पहले ग्रोस बजटरी सपोर्ट को देखिए, मतलब विकास के लिए जो निवेश होता है वो बहुत बढ़ते गया है और मैं चाहता हूं कि वो बढ़ते रहे, क्योंकि यदि आज के संकट को देखकर हम कहीं डर गए तो कल हमारा भविष्य उतना उज्जवल नहीं रहेगा। तो बहुत ही जरूरी है कि हम ये न भूलें कि बजट और सारा जो आर्थिक प्रबंध का लक्ष्य है वो ये है विकास, लेकिन मेरे नजरिए में सम्मिलित विकास। आज तक मुझको इतना फिक्र नहीं है कि हम 9% तक पहुंचेंगे या नहीं। फिक्र मेरा ये है कि जबकि हम इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या इसका फायदा उसी हद तक हमारी आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं। और आंकड़े हमें बताते हैं कि पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें प्रशासनिक सुधार करना है आर्थिक सुधार के साथ। मैं अभी इन दोनों को बिल्कुल हाँ इसके ऊपर आता हूं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट आपको लगता है अगर स्टेट में इतना हो गया होता तो स्टेट का भट्टा बैठ गया होता? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है एक्सपेंडिचर हो रही है, अनदर थिंग दैट वी मस्ट लुक एट इज प्लान एक्सपेंडिचर वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पिछले 5 साल में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतना नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल हाईवेज और रूरल रोड्स और विलेजेस में जो रोड्स हम बनाते हैं, इसमें एक्सपेंडिचर बहुत कम गया है, उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक रूरल डिस्ट्रिक्ट से हूं, केंद्रापड़ा से, वो एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पोर्ट्स होने के लिए फैसिलिटीज हो सकते हैं, बने नहीं अभी तक, वहां रास्ता नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, तो एग्रेरियन इकोनॉमी इज अफेक्टेड। सो अनलेस वी इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर विल बी ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन आवर प्रोडक्टिविटी एंड ऑन इन्फ्लेशन। बिल्कुल, यहाँ पर मेरा कॉर्पोरेट जगत है उससे बात करता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े जब आप देखते हैं, हिंदुस्तान में तो हमें डर लग रहा है कि चलिए 6% हो गई है विकास की दर, लेकिन पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस समय हिंदुस्तान की जो विकास दर है वो दूसरी सबसे ज्यादा विकास दर है। अगर आप देखा जाए तो चीन के बाद में सिर्फ हिंदुस्तान का नंबर आता है। क्या ये घबराने की बात है ग्लोबली, या आपको लगता है कि जो सबसे खराब था, द वर्स्ट इज ओवर, सबसे खराब समय है वो गुजर गया? आप शुरुआत करते हैं विवेक जी। नहीं, देखिए ग्लोबली अगर आप देखें तो वी हैव डन रादर वेल। तो ये तो एक सौभाग्य की बात है और हमें अपनी एक तरह से जिस तरह से अर्थव्यवस्था की नीतियां हैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि हम अभी भी इंसुलेट रहे। हालांकि एक्सपोर्ट्स पर हमारे बहुत काफी बुरा असर पड़ा है। अभी भी 30% का पिछले महीने आपने जो आंकड़ा देखा फॉल आया था, और वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसलिए उससे रोजगार जुड़ा हुआ है। आप एक जादू की छड़ी से इसको एक सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स गिरेगा तो उसके बाद ही बाकी गिरने शुरू होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में अगर आप पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड देखें, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है की इशू है मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। आप देख सकते हैं सब्सिडी देकर उससे उस इन्फ्लेशन को आप दबा सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी किया था कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ में पिछले 10 साल में 96, 94, 95 से 2003-04 तक क्या कंट्रीब्यूशन था, उसमें एक इतना बड़ा जीरो लिखा हुआ है। तो जब तक उड़ीसा में भी जैसे सब्सिडी की आप दीजिए जरूर सब्सिडी, लेकिन वहां की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, वहां पर राइस की प्रोडक्टिविटी को आप नहीं बढ़ाएंगे तो ये सब्सिडी का बिल बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा लैंड अब आपका श्रिंक कर रहा है। दूसरी कंपीटिंग यूजेस हैं, आपको औद्योगिकरण भी करना है, आपके शहर भी बढ़ रहे हैं, तो लैंड श्रिंक करेगा, तो आप वर्टिकली ग्रोथ आएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप कृषि की उत्पादकता को किस तरह से बढ़ाएं। चीन में राइस का प्रोडक्टिविटी डबल है,
आपके अपने मुल्क में जो आपके पायलट टेस्ट बांग्लादेश और बर्मा तक में हिंदुस्तान इसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी जरूरत नहीं है। आपके मुल्क में जो आपके यूनिवर्सिटीज के पायलट टेस्ट हैं वो वहां पर आपकी वीट की प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डबल और ट्रिपल है, लेकिन आप किसान के पास नहीं ले जा सकते हो। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसमें क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अगर आप किसी आर्थिक सर्वे में उठाकर देखें तो पीएसयू बैंकों का निवेश है, इन्वेस्टमेंट भी और उनके जो लोन भी हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में लगातार कम होते जा रहे हैं। तो उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो आ नहीं रहा सामने। क्या आपको ये लगता है कि समस्या सबसे बड़ी ये है? कोल्ड चेन जब ही बनेगा जब आप प्राइवेट सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को फूड रिटेलिंग में अलाउ करेंगे, उसके बिना कोल्ड चेन नहीं बनेगा। कभी होने अभी दो ये बहुत आप एफडीआई को फूड रिटेलिंग में अलाउ कीजिए, तभी वो कोल्ड चेन बनेगा, क्योंकि सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। मुद्दा खाली एक है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कई सालों से कर रहे हैं, पर उसके अंदर जो ग्रोथ आनी चाहिए, और ये जीडीपी का हमारा जो ग्रोथ आया है ये सराहनीय है, पर क्या हम सस्टेन कर सकते हैं इसको, क्या इसको ग्रो कर सकते हैं, ये सब्सटेंशियली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट फॉर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर फोकस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे हो थ्रू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इनका ये कहना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जब फायदा होता है तो अपना काम करते हैं, नहीं फायदा होता है उससे निकल जाता है, प्रॉफिट मोटिव है। SEZs बड़े बड़े बनाए गए कितने लाख वर्ग किलोमीटर के, और वो एक एक करके ऐसे बंद हो रहे हैं जैसे दिवाली की बाद बत्ती बंद होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये समस्या है कि लॉन्ग टर्म व्यू हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं? लॉन्ग टर्म व्यू सरकार का अपना रोल है, और उस रोल से सरकार पीछे नहीं हट सकती है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर स्टेक रखनी पड़ेगी, उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं आपको प्राइवेट कैपिटल भी लेके आना है, क्योंकि सरकार के पास तो रिसोर्सेज नहीं है। अब इस समय जैसे बात हुई कि डाइवेस्टमेंट है, ये एक सही तरीका है जिससे कि सरकार काफी लंबा चौड़ा कैपिटल मार्केट से कर सकती है, और उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, फोकस अगर ये रहे कि पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, तो जो आपको ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए और आपको जो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए वो वहां से आएगी। एक बड़ी जो नीति है वो लगता है इस बजट में सामने आने वाली है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट की। हमारे PSUs, हम आपसे बात करेंगे अभी कि क्या हमारे PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब जो लाल तलवार टंगी हुई थी सरकार के ऊपर वो अब नहीं है इस सरकार में। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं बजट हम लोग। हम लोग बजट में फिर आपका स्वागत है। बात निकली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे पूरी विकास की जो गति है वो तेज होगी, और मंदी जो है दुनिया भर की उससे हिंदुस्तान लड़ सकेगा। इसके लिए बहुत बड़ा एक हमारे साथ में उदाहरण है, वो है चीन, जहां पर जब से मंदी शुरू हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगभग दुगना हो गया है। जल्दी से एक नजर यहां पर डालते हैं कि इस समय देश में हालात क्या है, कि क्या वास्तव में हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो विदेशी निवेश हमारे मुल्क में 2005 में $859 बिलियन के आसपास था, 2006 में 960 के आसपास था, बहुत ज्यादा नहीं था ये। लेकिन अगले सालों में अगर देखा जाए 5178 हो गया, 2008 में 5399 हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बाहर से आ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ FIIs नहीं है जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं। अब अगर देखें इसके बाद में हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो बहुत ही इस समय चिंता के हिसाब से है। बिजली जिसकी हम बात कर रहे थे वो नीचे जाकर थोड़ा ऊपर उठ गई है, लेकिन उद्योग जो हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं। 2008 की क्वार्टर जो के बाद में 2009 का जो क्वार्टर निकला उसमें नेगेटिव में चले गए हैं, और खनिज जो है वो भी नीचे गए हैं, जिसमें कि स्टील वगैरह सब ये शामिल होता है, और सूचकांक आपका जो है वो नीचे जा रहा है। पैसा है नहीं लगाने के लिए, पैसा आपको चाहिए उद्योग को रिवाइव करने के लिए। क्या डिसइन्वेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए अब उसके जब राजनीतिक रूप से उसको लगता है हाथ नहीं बंधे हैं, या अभी इसकी जरूरत नहीं है? सोचने की बात यह है कि केवल डिसइन्वेस्टमेंट करने से ही क्या फायदा होने वाला है। सबसे जरूरी है द गवर्नेंस इश्यू, द मैनेजमेंट इश्यू। हाउ डू वी असेस द यूज ऑफ कैपिटल, द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पुट इनटू यूज। अब कई कंपनियां ऐसे हैं जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, और पहले जैसे
कंपनियां चलती थी प्राइवेट सेक्टर में, जब वो खत्म हो गई, बंद कर दिया, BIFR में चली गई, फिर उनको हैंड ओवर कर दिया सरकार को कि आप चलाओ इसको। तो क्यों करें? आखिर ये जो पब्लिक फंड्स भी हैं, यहाँ कोई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का इतना ज्यादा जो हम लोग कंपेयर करते हैं, इट इज ऑल पब्लिक फंड्स, इट्स टैक्स पेयर्स मनी। सरकार को क्या बिजनेस में होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और किस बिजनेस में होना चाहिए। इस हिसाब से तो बिजनेसमैन को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में गवर्नमेंट बिजनेस टू बी इन बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस इज टू एनकरेज बिजनेस बट नॉट टू बी इन बिजनेस इटसेल्फ। एंड दैट्स पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी आई तो हमने देखा बड़े बड़े कंपनी वेस्ट कंट्रीज में, अमेरिका में, आपने देखिए इंग्लैंड में जब फेल कर रहे हैं, जब बेल आउट पैकेज आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट उसमें इन्फ्यूज कर रहे हैं टैक्स पेयर्स मनी। तो ये सवाल ऐसा आता है कि जैसे उन्होंने कहा प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, क्यों एक अंडर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी इसको चलाएंगे, बाबू क्यों चलाएंगे? लेकिन वही प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर ले आ सकते हैं तो क्या पब्लिक सेक्टर ले आ सकते हैं? देखा जाए तो हमारे पास में MTNL है, BSNL है, और हमारे पास में भारतीय एयरटेल है और रिलायंस इन्फोकॉम है, जिनकी तस्वीर बिल्कुल दूसरी है। विवेक भारती, क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट और पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो होगा और उस पर हाहाकार मचेगा हमारे मुल्क में, लेकिन क्या डिबेट जो है बहुत पुरानी हो गई? ये मुझे थोड़ी सी मिसप्लेस लगती है डिबेट। क्या प्राइवेट आपका नेशनल एसेट नहीं है? क्या पब्लिक ही सिर्फ नेशनल एसेट है? मैं सवाल को बदलूं, क्या पब्लिक नेशनल एसेट नहीं है? बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बिल्कुल है। नहीं, आपके बगल में जो बैठे हैं वो साहब हमें बता रहे हैं अभी कि सरकार को क्या बिजनेस में करना है, हम ही करेंगे। सरकार करे या निजी तौर करे, दोनों नेशनल एसेट्स हैं। तो आपका सवाल को दोनों तरफ से देखना है कि नेशनल, ये पब्लिक सेक्टर में होते भी ये नेशनल एसेट हो सकता है। और अभी जब इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे वित्तीय घाटा में और आर्थिक मंदी में, अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं होते, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते, तो जितने स्मॉल इन्वेस्टर्स है, सबके फिक्स डिपॉजिट्स है, वो सब कहां जाता? सब म्यूचुअल फंड हो जाता। तो इसलिए वो आपको देखना पड़ेगा, उसका एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड बोल देना आसान है, गवर्नमेंट का बिजनेस काम नहीं है। नहीं। जितने स्टेट बैंक से लेकर के जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आप लिबरेशन के नाम पर सब प्राइवेटाइज कर देते, और वो अगर सब विदेशी बैंकों के हाथ में होता मैनेजमेंट, हमारे देश का इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, तो क्या स्थिति होता? रिजर्व बैंक के गवर्नर खुद कह रहे हैं कि आज हम परेशानी से थोड़ा बच गए इसलिए कि हमारा जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें कुछ सरकारी बंदोबस्त थे। अब तक निजी क्षेत्र का मैनेजमेंट इतना कमाल का है कि लेमन ब्रदर्स बंद, गोल्डमैन सैक्स दिक्कत में, UBS खत्म हो गया, और ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र को दीजिए, वहां निजी क्षेत्र को देते ही उनका मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। मैं बताऊं आपको कि ये प्राइवेट सेक्टर अब जरा उभर कर आ रहा है, लेकिन पहले पब्लिक सेक्टर के तरफ से हमने बुनियाद नहीं बनाया होता तो आज वहां मलाबार हिल पर 36 फ्लोर का मकान नहीं बनता। इन्होंने कहा कि सब नेशनल जो है एसेट है, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो और चाहे वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। आम हमारे देश के लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट में लगा हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में लगा हो। तो वो जो बात है, पब्लिक से पूछते हैं कि पंकज जी, बात दरअसल ये है, गांव के आदमी को 2 रोटी मिल रही थी, सरकार की जो नीति आती है उल्टी सीधी, उसको एक मिलने लगी। शहर में एक आदमी छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, वो एक कार लेता है, अगली बार मर्सिडीज में आ जाता है। सरकार उस जो बीच का जो डिफरेंस है उसको रोक ही नहीं पा रही है। किसान के पास पानी की सुविधा नहीं है, इरिगेशन खराब है, गांव में जो पैदावार है वो घट रही है, गांव का आदमी भूखे मरने की स्थिति में है। रोड तो बात की बात है, पहले आप इरिगेशन को तो सुधारें। मैं किसान से हूं, ये सब है। आप कह रहे हो कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मरा जा रहा है, ये भी यही कहते हैं। हिंदुस्तान वो जाकर के जो शॉपिंग मॉल में है, आप कह रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट होने से हाहाकार मचेगा। इसकी वजह यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट 2 किस्म के हो सकती है और एक उसमें से बदनाम हो चुकी है। आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा डाइल्यूशन करके स्टॉक मार्केट में, जो इंडियन स्मॉल इन्वेस्टर वो स्टॉक्स ले सकते हैं। लेकिन क्या किया गया है बहुत सारे केसेस में कि वो ना करके प्राइवेटली नेगोशिएटेड डील करके बिजनेसमैन को कंपनीज दे हैव बीन हैंडेड ओवर। आईटीसी को जो होटलों के साथ में हुआ है, जिस पे कि सरकार मेरे ख्याल में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर आप स्मॉल इंडियन इन्वेस्टर को स्कोप दे ये पब्लिक सेक्टर में आईटीजीसी शेयर्स खरीदने के और इन द स्टॉक मार्केट एंड इन अ ट्रांसपेरेंट ओपन प्रोसेस, मेरे ख्याल में ये बदनामी नहीं होता। उन्होंने चिट्ठी यही लिखा है सरकार को कि आप 1 लाख से कम 2 लाख से कम कितना इन्वेस्टमेंट देना चाहिए आम आदमी को। मेरा सजेशन ये है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय प्राइवेटाइजेशन का माहौल सही नहीं है और उसके अंदर कई सारे इश्यूज भी हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट करिए, व्हाट आई एम कॉलिंग इट इज एज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर आप छोटे निवेशक को 1 लाख रुपए तक के शेयर्स 61 CPSE ऐसी हैं जो इस समय प्रॉफिट मेकिंग है और लिस्टेड नहीं है। अगर इनमें 5% से 10% डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे
तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया रोज हो सकता है। सरकार का कंट्रोल फिर भी रहेगा 95%, 90%। कैपिटल मार्केट के अंदर आपकी एक्टिविटी आएगी, आपके नए निवेशक आएंगे। इस समय इंडिया के अंदर खाली 1 करोड़ निवेशक है इक्विटी मार्केट के अंदर, 100-125 करोड़ में से। हमको ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ाना है, हाउस होल्ड सेविंग्स को मार्केट में लेके आना है। 52%, 55% हाउस होल्ड सेविंग इस समय बैंक में पड़ी होती है। इकोनॉमी डू नॉट ग्रो इन केस मनी डोंट गेट इन्वेस्टेड इन द मार्केट। सो वेदर थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू डाइवेस्टमेंट रूट, थ्रू डायरेक्ट इक्विटी रूट, वी हैव टू एनकरेज पीपल। फॉर दैट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपका जो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सुदृढ़ बने, रेगुलेटरी कंट्रोल बढ़े, स्कैम्स कम हो, ताकि छोटा निवेशक अपनी सेविंग्स जो है वो खाली, वी आर अ गुड नेशन ऑफ सेवर्स बट वी आर नॉट अ नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। 1 लाख 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। इस देश में 83.6 करोड़ वो व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी प्रतिदिन 20 रुपए से कम है। इनके पास कोई 1 लाख रुपए नहीं है। 1 लाख की लिमिट क्योंकि ये जो लोअर मिडिल क्लास है, इसके खातिर आप कहें कि ये आम आदमी है, बस सबसे बड़ी गलती होगी। हमें गरीब से गरीब की तरफ देखना है। और ये जो गरीबी रेखा की बात होती है, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो 8 रुपए और 90 पैसे कल कमा रहा था, वो आज 9 रुपए और 10 पैसे प्रतिदिन कमा ले तो बीपीएल से ऊपर आ जाता है। ये फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, यदि हम देखें कि आम आदमी के लिए खर्चा जो है 7,500 करोड़ से लेकर पिछले साल 1,43,000 करोड़ तक लाया गया था। 15 साल में 15 गुना ज्यादा। लेकिन इसका नतीजा बहुत कम रहा है, क्योंकि यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 1994 पर हम 134वीं जगह पर थे और अब आखिरी वाले में 132वीं जगह पर हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आर्थिक सुधार अपना जगह है, होगा जो होगा, हमें इसको प्रशासनिक सुधार के साथ जोड़ना है, जिसका मतलब है कि ये जो 1,43,000 करोड़ है वो सीधा आम आदमी के हाथ पहुंचाइए, पंचायती राज संस्थानों में उनके पास पहुंच जाए और वो खुद अपना भविष्य बनाए, तो तब जाकर आप देखेंगे क्या फर्क है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आम आदमी और गरीब आदमी में क्या फर्क है हिंदुस्तान में, और ये आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहां सब बैठे हुए हैं वो आम आदमी हैं और गरीब आदमी जो है वो जाकर के 5 साल में एक बार वोट देता है। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। हम लोग बजट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आम आदमी जिसके नारे पे और जिसके दम पर ये सरकार बनी है, उसके हमारे मुल्क में क्या हालत है। अभी मनीष शंकर अय्यर साहब बता रहे थे कि गरीबी जो रेखा है वो कैसे 25 पैसे में डिसाइड हो जाती है, ऊपर नीचे कैसे जाते हैं। जल्दी से हम देखते हैं कि आम आदमी का पिछले 5 साल में क्या हुआ है। अगर प्रति व्यक्ति हम आय देखें तो 23,198 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ करके लगातार ये बढ़ती जा रही है। और इस साल देखा 2007 से ये 37,490 हो गई, यानी कि इसमें मुकेश अंबानी की, एक मिनट, हाँ मैं वहीं पर मैं आ रहा हूँ। इसमें मुकेश अंबानी की 54 बिलियनर भी है, हाँ इसमें फिर वो 54 बिलियनर भी हैं। और लेकिन इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हो गया आम आदमी, इसकी हम बात करते हैं क्योंकि ये औसत है। अब ये देख लीजिए कि गांव में प्रति व्यक्ति जो उपभोग है, जो खाना खाते हैं या पीते हैं या सर्विसेज करते हैं, 690 रुपए प्रति माह, यानी जिसकी आप बात कर रहे थे वो 20 रुपए प्रतिदिन वाले। 65% लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो गांवों में जिनके जो 20 रुपए एक दिन में करते हैं। 20 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है क्या खाएंगे और क्या बिछाएंगे। और शहर में अगर हम देखें जहां पर कि खर्चे ज्यादा होते हैं शहर में रहने के लिए, वहां पर भी 675 रुपए प्रति माह जो लोग खर्च करते हैं वो अभी भी 25% है। यानी कि ये है वो गरीब आदमी, और आम आदमी जो है उसमें सारी तनख्वाहें जो है मिल जाती हैं। मैं आम आदमी से बात करूंगा, वरना ये कहेंगे नेता बोल रहे हैं, आम आदमी को आप बोलने नहीं दे रहे। हाँ साहब, आप बताइए आप क्या चाहते हैं बजट से? सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं इनको 35 तरीके के टैक्स देता हूं, और मैं ये बोल रहा हूं, 1 सेकंड लूंगा बस। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, बेल टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, टीडीएस, वैल्यू एडेड टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशनल टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी, एस्टेट टैक्स, परचेज टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टर्नओवर टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट, बार्टर टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और व्यापार कर। अब मुझे ये पॉलिटिशियन सारे मिलके ये बताएं कि मैं इनमें से 80% टैक्स तो देता ही हूं, ये मुझे क्या देते हैं?
अभी बताएंगे, अभी ये भी बताएंगे। हाँ, पूरी दुनिया में रिसेशन आया लेकिन हिंदुस्तान और चाइना में नहीं आया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। अगर हम सब कुछ प्राइवेट कर देते तो हमारा दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकों में इतना लॉस हुआ, हमारे आज हमारी इकोनॉमी बची हुई है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली। हिंदुस्तान में एजुकेशन और हेल्थ के को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से कि मतलब आम आदमी को जो कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान की जरूरत होती है उसके साथ साथ एजुकेशन की भी जरूरत होती है, तो इस नए बजट जो पारित होने वाला है, आम आदमी को क्या राहत मिलेगी? एजुकेशन पे बहुत सारे सवाल आ गए, मैं आपसे पूछता हूँ इसको। जी, बहुत ही अहम सवाल उठाया। कई सालों से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने पहले बोला था कि सारे आंकड़े जो आपने दिखाए फिर भी ये सरकार चुनकर क्यों आई है, उसकी वजह केवल यही है कि सारे लोग परेशान हैं। कोई भी सरकार आए उनको ये मतलब है कि मेरे लिए क्या हुआ, वो चाहते हैं कि कंटिन्यूटी दी जाए। उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं उसको लागू किया जाए या नई नीतियां ऐसे बने जिससे कि लोग पूछ सकें कि अच्छा आप इतने साल रहे हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। तो जो एजुकेशन की बात है, अब तक सरकार में ही कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, मंत्री के अपने डिफरेंस है, और हर सरकार के जितने भी शिक्षा मंत्री आए हैं उन्होंने शिक्षा को अपनी तरह से चलाया, मुझे क्या करना। और ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, जो स्टेट है उनके अपने हैं, सेंटर का अलग है, तो कोई मतलब पॉलिसी में कोई तालमेल नहीं बैठता। सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क में एजुकेशन में पिछले दिनों में ये की गई है कि आपको जमीन जो है वो सस्ते दामों पर मिलती है, आपको जो टैक्सेस हैं वो आपको देने नहीं पड़ते, और उसका असर ये पड़ा है कि प्राइवेट पैसा आया है, करोड़ों अरबों रुपए में आया है, लेकिन वो सारा दुकानदारी में आया है, पढ़ाने में नहीं आया। नहीं, लेकिन मैं एक इसमें सफाई जरूर देना चाहूंगी कि देखिए, जब जहां कमी होती है, जब डिमांड सप्लाई में गैप होता है, तो ये हमेशा होएगा। इसीलिए जरूरत ये है कि रेशियो जो है वो इम्प्रूव किया जाए। ज्यादा से ज्यादा स्कूल होने चाहिए, वो सरकार खास करके गवर्नमेंट के क्षेत्र में, कम्यून एरिया में ज्यादा सरकार। आप रेशियो ले लीजिए, अभी बहुत एडवर्स रेशियो है आपका, तो वो और फिर सुधार आने चाहिए कि पढ़ाई किस तरह हो रहा है, अध्यापक हैं कि नहीं, और क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। जो भी ये कह रही है उनका अनुमोदन करता हूं, इसलिए क्योंकि सप्लाई और डिमांड में हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सीट के पीछे 100 एप्लीकेंट हैं। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? आप पता है कहाँ जा रहे हैं? कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, पिट रहा है, और नहीं पिट भी रहा है, पैसे भी दे रहा है, और मजा आ रहा है उसको कि मोर मारो, मैं पढ़ने आया हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें क्यों नहीं हम बना पाए इस तरह की इंस्टीट्यूशंस कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जगह नहीं मिल रही है तो 10 यूनिवर्सिटीज और हैं। और मैं चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, परंतु जो आपने शब्द दुकानदारी का यूज किया, आज प्राइवेट सेक्टर में दुकानदारी चल रही है, पैसे बना रहे हैं। मैं वेलकम करूंगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्रोवाइडेड देयर इज रेगुलेशन। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक्स को रेगुलेट करता है, उस तरह एजुकेशन सेक्टर में एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बांध के रखे। इसलिए बिल्कुल एनफोर्समेंट इज नेसेसरी, ये समस्या है, रेगुलेशन तो है बिल्कुल। और नॉलेज कमीशन की उस रिकमेंडेशन को जिनको अर्जुन सिंह महोदय ने बर्फ में लगाया था 2-3 साल, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। नॉलेज कमीशन की ज्यादातर रिकमेंडेशंस एक क्वांटम जंप देंगे, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में हमको जाने के लिए एक रास्ता है, और उसमें यदि पैसा लगाया जाता है तो ये देश के आम आदमी के लिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अभी आपने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, आम आदमी को दीजिए। जिस परिवार में 650 रुपए प्रतिदिन आए हैं, उसके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं आप? बहुत बढ़िया। अंत में मैं इनका जो सवाल था वो मैं आपके सामने रखूंगा कि सबसे बड़ी क्राइसिस ये है, इन्होंने 38 टैक्स जो गिनाए थे, उस टैक्स का सिला जब तक नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक वो नाराज रहेंगे। सबसे बड़ा टैक्स है कन्वीनियंट टैक्स, उन टैक्सों से निपटने के लिए जो और टैक्स देना पड़ता है। डिलीवरी क्या बजट को ये ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी जो है वो डिलीवरी वो होने चाहिए। ये न भूलिएगा कि तकरीबन जितने भी टैक्सेस के बारे में बोल रहे हैं, इस देश के तकरीबन 3 या 4% जो आबादी है वो देती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनकी निजी समस्या जो है ये कोई राष्ट्रीय समस्या हो। राष्ट्रीय समस्या ये है कि पहले आमदनी हो सरकार की, तो तभी जाकर खर्चा हो सकता है।
और सरकार को बहुत कुछ खर्च करने का है इस प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों में, जैसा कि अभी जिक्र किया गया है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। इसमें सबसे बड़ी कमी जो रही है वो ये है कि सरकारी बाबुओं के जरिए ये पैसा पहुंचाया जा रहा है निचले स्तर तक, और इसमें 85 पैसे प्रशासनिक खर्चे पर जाया हो रहा है। और यदि बजाय बाबुओं के हाथ देने का आपने सारा 1,43,000 करोड़ सीधा हमारे पंचायतों के खाते में पहुंचाया और लोगों से कहा कि ये तुम्हारा पैसा है, नियंत्रण आप ही रखिए, कि कोई ऊपर से नहीं रखेगा, कि आम जनता जो गांव में रहता है या जो शहरों के कस्बे में रहता है वो नियंत्रण रखे। तो तब यदि मात्र प्रशासनिक खर्चा 85 पैसे से 70 पैसे तक कम किया जाए, दुगुना हो जाएगा जो फायदा जनता के पास पहुंचेगा। और पंचायती राज के जरिए ही इस 85 पैसे जनता तक पहुंचेगा, 15 पैसा रहेगा। और मुझे बहुत अफसोस है कि ये तीसरे बार मैं एनडीटीवी में आ रहा हूं पिछले 2-3 दिन में, और कोई पंचायती राज का जिक्र नहीं करता। रोते हैं कि 35 टैक्स देना पड़ता है और एक और टैक्स देना पड़ता है। ये एक बिल्कुल इररेलेवेंस है। मैं होता वित्त मंत्री तो एक 36वीं टैक्स इसके ऊपर लगाता ताकि पैसे मिले लोगों को। एक टैक्स होना चाहिए उन लोगों को जो कि बजट को लेकर के रोते रहते हैं। 1 मिनट, ये हमने सारी इंडेक्स दिखाई, एक इंडेक्स जिसकी हमने बात नहीं की, जो आपने बाद में बात की, वो इंडेक्स है करप्शन इंडेक्स। और उसमें भी पिछले साल में हिंदुस्तान का नंबर जो है वो 118 देशों में अगर देखा जाए तो वो और नीचे चला गया है। जो डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं वो सीधा जुड़ा हुआ है उस करप्शन इंडेक्स से। जब तक ट्रांसपेरेंसी वहां पर नहीं आएगी और जब तक आपका पैसा जो है वो जनता तक, आम आदमी तक, सरकार तक नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि प्रणब दा का जो पिटारा होगा उससे लोग खुश ज्यादा होंगे और गुस्सा कम होगा। नमस्कार, धन्यवाद।